लड़की बाज पड़ोसी। ये हैं मिस्टर मनसुख। उम्र 60 साल। वैसे तो इनकी उम्र है राम नाम जपने की, पर मनसुख दिन रात अलग अलग लड़कियों का नाम जपते रहते हैं। अरे लड़की, सुन तो, तेरा नंबर क्या है? अंकल, अभी तो आपका नंबर है। अर्थी बुक कर लो अपने लिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ लड़की, सफेद बालों पे मत जा। मनसुख राम को लड़कियां छेड़ने की गलत आदत थी। पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, जिसके बाद मनसुख खुले बैल की तरह हो गए। जहां दिखी नारी वहां लाइन मारी। मनसुख राम के पड़ोसी सोनी जी के यहाँ नई बहू आई। नाम था कल्याणी। अरे वाह बेटा कल्याणी, तेरे आते ही घर में खुशी खुशी हो गई है बेटा। अरे माँ जी, जलेबी खाओ, बात मत करो। बोलने से खुशी को नजर ना लग जाए। जैसे मोहल्ले की हर लड़की पे मनसुख की नजर थी, वो कल्याणी को भी बुरी नजर से देखता है। एक दिन कल्याणी छत पे मिर्ची सुखाने जाती है। दूसरे छत पे खड़ा मनसुख गाना गाने लगता है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, देखे तो तुझे लग जाए मिर्ची। कल्याणी को लगता है कि यूं ही गा रहे हैं, शौकिया तौर पर ये तो होता ही रहता है। एक दिन कल्याणी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का न समझना, आशिक हूँ मैं आपका, सहेली का न समझना। कल्याणी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि शायरी बोलते वक्त मनसुख उसी की तरफ देख रहा था। वो अंदर जाती है और अपनी सास को कहती है, ये जो हमारे पड़ोसी हैं। अरे दूर रहना उससे। हाँ, दूरी रहूंगी, पर ये थोड़े अजीब नहीं है? अरे अजीब, आवारा, ठरकी, पता नहीं क्या क्या आदमी है वो। हर लड़की पर नजर डालता है वो। उसकी उम्र की वजह से कोई उसे कहता नहीं। बाकी उसे आसपास रखना भी नहीं चाहिए। अरे पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा। एफआईआर करवा देनी चाहिए। हवालात में हवा और लात खाएंगी तो समझ जाएंगे। अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की। जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनहगार समझता है। लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेड़ा है, तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ही। ये तो है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ मत कर। जबरदस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। कीचड़ में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे ना। लेकिन सासू माँ, कीचड़ में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी? अरे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू नई बहू है। अपना रुतबा बना बाकी औरतों में। अपनी समझदारी से, अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा। बहू सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मनसुख बहू पर उल्टे कमेंट्स करता है। जैसे एक दिन जब बहू छत पर सफाई कर रही होती है, तो मनसुख छत पे आकर गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। मेरा ध्यान तो आपकी हरकतों पे ही है। थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप। अरे बहुत तीखी हो, और मुझे मिर्ची पसंद भी है। अरे वाह। बुढ़ाओ कहीं के। बहू वापस अपने कमरे में नीचे चली जाती है। वो किसी को बताती नहीं है कि आज मनसुख ने उसे क्या कहा, ताकि घर में टेंशन ना हो। एक दिन बहू घर के बाहर रोड पर ठेले वाले से सब्जी खरीदने जाती है। भैया, प्याज के भाव कम करो ना, बिना प्याज काटे ही रुला दोगे वरना। तभी बहू की नजर मनसुख पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही एक लड़की को देखकर कहता है, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर पे फोड़ दूं। तेरे लिए तो जाने मन जीना भी छोड़ दूं। लड़की सहम जाती है। उसकी उम्र शायद 18-19 साल की रही होगी। बहू ने जब ये देखा कि मनसुख ने इतनी छोटी उम्र की लड़की को तंग किया है,
तो वो घर में जाके अपने पति से कहती है, तुम्हारा पड़ोसी मनसुख, अरे बहुत नीच आदमी है। अरे कुछ करते क्यों नहीं उसका? अरे मैं क्या करूं? पड़ोस में गंदगी है, हटानी तो पड़ेगी ना। मेरा साथ दोगे? दूंगा, लेकिन करना क्या है? हम फंसेंगे तो नहीं ना? डरो मत, अच्छे काम करने से डरना नहीं चाहिए। उस दिन कल्याणी अच्छे से तैयार होती है और मनसुख के घर जाती है। अरे वाह, आज तो घर में चांद उतर आया है। आपकी शायरी, आपके गाने मुझे यहाँ खींच लाए। शाम को मेरे पति और सास घर पर नहीं रहेंगे। आप मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने। अरे जरूर जरूर, मुझे पता था तुम समझदार हो, पर इतनी जल्द मुझे पसंद करने लगोगी ये नहीं सोचा था। चाय पे इंतजार रहेगा। मनसुख शाम को कल्याणी के घर चला जाता है। आप बेडरूम में बैठिए, वहां चाय पियेंगे। अरे वाह, बेडरूम में चाय मनसुख हंसता हुआ बेडरूम में जाता है और वहां का नजारा देख के घबरा जाता है। वहां पर मोहल्ले की वो सारी लड़कियां खड़ी हैं जिनको आज तक मनसुख ने छेड़ा था। कल्याणी भी बेडरूम में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब बेडरूम से सिर्फ डम डम डिशम डिशम की आवाज आती है और बीच बीच में मनसुख की चीखें भी सुनाई देती हैं। अरे माफ कर दो बिटिया, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे डंडे से नहीं, अरे अरे लग जाएगी। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और मनसुख की हालत एक लुटे फटे कौवे जैसी हो जाती है। किए की सजा तो मिलनी ही थी आपको, लेकिन आपकी और आपसे ज्यादा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना था। इसलिए इस बार शांति से धर धर के धरना किया हमने आपकी। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर जुलूस भी निकाल सकते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बहू मनसुख को बाहर छोड़ने जाती है। मनसुख अपने घर की तरफ बढ़ता है। वैसे आपको चाय कैसी लगी? मनसुख अपने दुखते गाल पे हाथ रख के कहता है, कड़क। सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना? हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर, शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ,
तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया! अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया! अरे मर गया! तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू! अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान! माँ, ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है।